हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लीगल अमीगोस। तो जैसे कि हम हमारी लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें कि हम प्रियम्बल, सिटीजनशिप, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब अ, समझ चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 का चैप्टर 2। सॉरी, ये है पार्ट 5 का चैप्टर 4, जिसमें कि दिया हुआ है इंडियन जुडिशरी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन जुडिशरी में हम जो पढ़ते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिया गया है आर्टिकल 124 से लेके 147 में। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से क्या दिया हुआ है। हाँ, ये जो इंडियन जुडिशरी है, ये पार्ट 5 के चैप्टर 4 में एक्सप्लेन्ड है, और इस आर्टिकल 124 से लेके 127 तक। अब जैसे कि बाकी दो ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनसे थोड़ा सा अलग है हमारा जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट और सेंटर के लिए अलग अलग कोर्ट नहीं होते, एक ही कोर्ट होता है, और एक हायरार्की फॉलो होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। उनके अंडर आते हैं हमारे जो भी स्टेट में कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स होते हैं, ये सारे कोर्ट्स उनके अंदर अंडर आते हैं। तो इसके बाद क्या है, जो भी लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉ है वो सुप्रीम लॉ है, और वही लॉ जो है हाई कोर्ट में भी फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग लॉ और हाई कोर्ट के लिए अलग लॉ। चलिए, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में क्या बोला गया है? एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होने चाहिए, और एक चीफ जस्टिस होनी चाहिए। अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर, जब तक कि पार्लियामेंट डिसाइड ना करे कि चीफ जस्टिस एक से ज्यादा होने चाहिए, तो एक ही चीफ जस्टिस होने चाहिए। उसके अलावा 7 जजेस होने चाहिए। ठीक है, हर एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, जो कि बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस। तो प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे उनको? वो जो है एक वारंट के थ्रू और बाकी सारे जज से कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट करेंगे। उसके अलावा क्या बताया गया है इसमें? आर्टिकल जो है हमारा, अब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज की जो एज है दैट इज 65 ईयर्स के 65 ईयर्स आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं, और हाई कोर्ट में ये एज है 62 ईयर्स। अब इसके बाद जो है कुछ क्वालिफिकेशंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट जज की। तो फर्स्ट तो ये है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद कम से कम वो 5 इयर्स के लिए जज रहने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के, या हाई कोर्ट की या किसी भी दूसरे कोर्ट के सक्सेशन में। इसके अलावा या फिर वो 10 इयर्स तक एडवोकेट होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ सक्सेशन में। और जो है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए होता है इम्पीचमेंट, उसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्या है कि the Supreme Court shall not be the Supreme Court judge shall not be removed from his office except an order of the president passed after address by each house। तो क्या होता है कि दोनों हाउसेस में सबसे पहले तो जो है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर। मतलब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है कि जब स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद वो पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट उसको पास कर देते हैं तभी आप इम्पीचमेंट के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो सेम सेशन सेम मतलब सेम प्रोसेस से जो है प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जाता है। और किस ग्राउंड पे हम उनको रिमूव कर सकते हैं? मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे हम जो है जज को सुप्रीम कोर्ट के रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस। मतलब कि क्या है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए या इन सब जो इम्पीचमेंट वगैरह के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो कौन है? पार्लियामेंट बना सकती है उन लॉज को। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या दिया गया है कि
सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले और अपनी जो है चेयर पे बैठने से पहले जो हर एक जज को जो है ओथ लेनी पड़ती है, और इस ओथ के बारे में डिस्क्राइब्ड है हमारे थर्ड शेड्यूल में। Then no person who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead, मतलब कि कोई भी इंसान जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 125 पे, जहाँ पे सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस की बात करी गई है। तो इसमें जो भी सैलरी लिस्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि जजेस को क्या सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जो भी हर किसी भी जजेस को प्रिविलेजेस और अलाउंस दी जाती है वो मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी भी जज का अपॉइंटमेंट हो गया, तो अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरी और अलाउंसेस को चेंज नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो जितना था वो उतना ही रहेगा। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब जैसे कभी क्या होता है कि जो भी चीफ जस्टिस है उनका जो ऑफिस है वैकेंट हो जाता है किसी भी रीजन से, कि उनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है या उनकी इलनेस है, मतलब कोई भी रीजन से अगर चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या है किसी भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं उनके उस टाइम तक के लिए, उनकी जो है जो भी उनका फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। तो वैसे मेनली क्या होता है, जैसे कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको ही अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 127 पे, जहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। इसका मतलब क्या है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई जजेस जो है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई बेंच इनकम्प्लीट रह जा रही है, कोई जजेस नहीं है इस वजह से, तो वहां पे क्या है, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब उनकी प्लेस पे जो जजेस एब्सेंट है उनकी प्लेस पे कोई जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एड हॉक जजेस। और ये कौन करता है अपॉइंट? चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसेंट से वो अपॉइंट करते हैं। जैसे कि हमने हमारे पहले आर्टिकल में पढ़ा था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। वैसे यहाँ पे एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसके आगे आर्टिकल 128 में दिया गया है कि अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी रिटायर्ड जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें भी एक्टिव सिटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। कोई भी जब रीजन होता है तो बुलाया जा सकता है। इसमें वही सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, इन्हें हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके बाद आर्टिकल 129 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें ये दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब उनके पास जो है पावर है, उनके पास ये पावर है कि वो किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी दिल्ली में है, और वो किसी और जगह भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है अप्रूवल हमें चाहिए होगा। अब आते हैं आर्टिकल 131 पे, जहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट के पास तीन तरह की जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ओरिजिनल, एपिलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो आर्टिकल 133 में दिया हुआ है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसका ये मतलब होता है कि कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, जो कि वो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटर की जो गवर्नमेंट है और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो दो स्टेट्स हैं या दो से ज्यादा स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, या फिर जो है किसी भी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को यूज कर सकती है। आर्टिकल 132 बात करता है appellant jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। मतलब ये जो जुरिस्डिक्शन, जो सेकंड जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज appellant jurisdiction। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में जो किसी भी जजमेंट या किसी भी हाई कोर्ट के फाइनल डिक्री से आती है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भले वो केस सिविल हो या क्रिमिनल हो या कोई और प्रोसीडिंग हो। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उनका जो केस है वो रॉन्गली डिसाइडेड है और उसमें अभी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब कोई एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कि रॉन्गली डिसाइडेड है या डिसाइडेड नहीं है,
तो हाई कोर्ट उसे सर्टिफाई करता है अंडर आर्टिकल 134A कि वो जो केस है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। अब जो आर्टिकल 131A है वो जो है रिपील हो गया है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब नहीं है। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि उनका जो है कोई भी क्वेश्चन है जो कि रॉन्गली डिसाइडेड है या डिसाइडेड ही नहीं हो पाया है, तो वो हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट इशू करवा के सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। आर्टिकल 133 में बात करी गई है appellate jurisdiction of Supreme Court and appeals from High Court in regard of civil matters। आर्टिकल 132 में क्या बात करी गई थी, जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में डिस्प्यूट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तब वो इंसान जो है हाई कोर्ट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और आर्टिकल 3 में बोला गया है कि अगर किसी भी सिविल मैटर्स में कोई डिस्प्यूट है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। और आर्टिकल 134 में बोला गया है कि अगर किसी भी क्रिमिनल मैटर्स में डिस्प्यूट है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है, हम सिर्फ इतना याद रखें कि कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात करी गई है, कौन से आर्टिकल में सिविल मैटर्स की बात करी गई है और कौन से आर्टिकल में क्रिमिनल मैटर्स की बात करी गई है। तो आर्टिकल 132 में बोला गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कोई डिस्प्यूट है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट से। और अगर 133 में बोला गया है कि किसी भी सिविल मैटर्स में डिस्प्यूट है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सेम जो है 134 में बोला गया है जहां पे अगर किसी क्रिमिनल मैटर्स में डिस्प्यूट है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 134A क्या बोलता है, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि हम डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब ये बस यही बताता है। उसके बाद आर्टिकल 135 jurisdiction and power of the federal court under existing law to be exercisable by the supreme court। इसमें ये बोला गया है कि जो भी आर्टिकल 133 या 134 में अगर जुरिस्डिक्शन नहीं भी है किसी मैटर पे, तो उसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी पावर है जो कि फेडरल कोर्ट्स के पास थी पहले, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था, उस टाइम पे जो पावर्स फेडरल कोर्ट एक्सरसाइज करता था वही पावर सुप्रीम कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 135 में। तो आर्टिकल 136 में दिया गया है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू जा सकते हो, भले ही फिर आपका जजमेंट पहले किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल से पास किया गया हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 137 की, जिसमें यह दिया गया है कि पार्लियामेंट ने जो भी रूल्स या लॉज बनाए हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू कर सकता है, उन जो ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 138 में बोला गया है एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ लाए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो और भी एनलार्ज हो जाए, तो वो हो सकता है बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। हाउएवर जो ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो एनलार्ज हो सकता है, बट वो कंसाइज नहीं हो सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हम बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 139 बोलता है कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू रिट्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा है आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कुछ रिट्स होती हैं जो कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वही इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कुछ इश्यूज रिट्स जो है उनको इशू कर सकते हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मिंडमिस, प्रोहिबिशन क्यू वारंट और सर्सरा। यही सारे रिट्स को हमने आर्टिकल 32 में पढ़ रखा है। अब हमारे आर्टिकल 139A में दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस में ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ सर्टेन केसेस को जो है ट्रांसफर भी कर सकती है, इसमें यही बताया गया है। आर्टिकल 140 में कुछ एंसिलरी पावर्स की बात करी गई है। इसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ
कुछ एंसिलरी पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, जिससे वो अपना जो जुरिस्डिक्शन है या जो अपने पावर्स है वो अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। आर्टिकल 144 में बोला गया है लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉज डिक्लेयर करेगा वो सारे कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उन सब पे अप्लाई होंगे और बाइंडिंग होंगे। आर्टिकल 142 में दिया गया है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी। इसका मतलब ये है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in case or matter pending before it। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस पेंडिंग है उनके लिए वो कोई डिक्री पास कर सकता है, कोई ऑर्डर बना सकता है जिससे कि उनके साथ पूरा जस्टिस हो। और वो जो भी ऑर्डर पास करेगा या डिक्री बनाएगा वो इन्फोर्सेबल होगा पूरी टेरिटरी में। मतलब इंडिया में जितने भी जो भी हाई कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उन सब में वो जो है लॉ इन्फोर्सिबल होगा, वो ऑर्डर इन्फोर्सिबल हो। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 143 पे, जहां पर डिस्कस्ड है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के ये हम बोल सकते हैं जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, कि प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन, जिस मतलब तो जब भी लगता है प्रेसिडेंट को कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट को लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लॉ है जिस मैटर पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना चाहिए, तो उनके पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। वो होल सोल डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। आर्टिकल 144 में दिया गया है सिविल एंड जुडिशियल। इसमें क्या बताया गया है कि जो सारी अथॉरिटीज है, सिविल जुडिशियल, जो भी सारी अथॉरिटीज है हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, वो सभी क्या है एक्ट करेंगी इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाएगा वो सब पे इन्फोर्सेबल होगा। तो सारी जो चीजें हैं, सारी जो अथॉरिटीज है हमारे टेरिटरी में, वो सुप्रीम कोर्ट की एड में ही परफॉर्म करेंगी, एक्ट करेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इंडियन जुडिशरी के बारे में पढ़ा। तो गाइस, मैंने इस वीडियो में, जैसे मेरी बाकी सारी वीडियोस हैं उनमें मैं बहुत पॉइंट्स, एक पॉइंट पॉइंट लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट इसमें मैंने आपको बहुत सारा जो है पूरा नोट्स के टाइप में दिया हुआ है। तो आप अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी डिटेल नोट्स ले सकते हैं। आपकी हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे टॉपिक के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।